भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल के संयोजक राघवेंद्र सिंह जी, हमारी प्रभारी बहन पिंकी आनंद जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री सत्यपाल जैन जी, श्री महेंद्र पांडे जी, बालाशंकर जी और मित्रों, आप में से कितने ऐसे हैं जो हिंदी नहीं समझ पाएंगे? हाउ मेनी कैन कांट अंडरस्टैंड हिंदी? ऐसे भी कोई है जो अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे? चलिए मैं हिंदी में बोलता हूं, पर इसेंशियल थिंग्स आई विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश ऑल्सो। अभी जब हमारे संयोजक परिचय करवा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य और समर्थक जिनका बार में एक स्थान मिला है और जिनकी पहचान बनी है, उनका विशेष रूप से उन्होंने परिचय करवाया। किसी भी जिले में, तहसील में, नगर में जो लीगल प्रोफेशन होता है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसका एक आदर सम्मान भी है। इट्स अ रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। और उस आदर सम्मान के साथ साथ बार एसोसिएशंस एक केंद्र बन जाती हैं, केवल विधि संबंधित लीगल डिस्कशंस का नहीं, लेकिन देश और समाज के विषयों पे भी बहुत चर्चा होती है। वकील का जो प्रोफेशन होता है उसका आधार तर्क होता है। लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट आर द एसेंस ऑफ लीगल प्रोफेशन। माइथोलॉजी में जो एक किस्सा आता है कि एक महिला के ऊपर आरोप लग रहा था और उसको आरोपित करके पत्थरों से मारा जा रहा था, तो एक सज्जन बीच में आ गए और उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति पत्थर मारे जिसने खुद पाप ना किया हो। तो मैं मानता हूं कि ही वॉज द फर्स्ट लॉयर इन हिस्ट्री। तर्क देके किसी को बचाना, ये एक वकील की ट्रेनिंग होती है। और हम में से जो ट्रायल कोर्ट्स में वकालत करते रहे हैं या जिनको अनुभव है कभी जाने का, प्रश्न पूछना, इसको जिरा या क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, दैट्स द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द ट्रूथ। So lawyers by temperament, by training, are trained in the art of cross-examination. They don't accept lying down what's stated to them. वकीलों में और पत्रकारों में एक आदत मिलती भी है। जो विपरीत में तर्क होता है, जो कॉन्ट्रेरियन आर्ग्यूमेंट होती है, वो इमीडिएटली सोच लेते हैं। आप मीडिया के सामने कुछ बोलिए तो उसका जो कॉन्ट्रेरियन लॉजिक होती है वो उस पर सवाल पूछते हैं। इसलिए नहीं कि वो उसमें विश्वास करते हैं, लेकिन वो भी सही जानने का प्रयास करते हैं। लीगल प्रोफेशन में भी ये एक स्वभाव रहता है। और क्योंकि समाज में आदर है,
इसलिए जब लीगल फ्रेटर्निटी का कोई सदस्य अपनी बात कहता है तो समाज में भी उसको आदर से स्वीकार किया जाता है। राजनीति में भी बहुत लोग आए लीगल प्रोफेशन से। आज़ादी के आंदोलन में तो जो पहली पंक्ति थी उसमें अधिवक्ता बहुत अधिक संख्या में थे, आज भी हैं। एक हाल की एक वास्तविक कहानी है, ये पूरी दुनिया में है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स की जो, हमारे यहाँ तो संसद के सत्र होते हैं, वहाँ छुट्टियों को छोड़ के लगभग साल में 9 महीने संसद चलती है और किसी सांसद के लिए पूर्णकालिक काम होता है। सुबह 11 साढ़े 11 बजे उसकी पहली बैठक आरंभ होती है। तो आज से कुछ 10 एक साल पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में आधे से ज़्यादा सदस्य वकील थे, अलग अलग संगठनों के। उन्होंने प्रस्ताव पारित करके उसका समय 2 बजे करवा दिया कि सुबह कोर्ट भी हो लें। तो अगली हाउस ऑफ कॉमन्स में जब वकीलों की संख्या कम हुई तो वो वापस उसको 11 साढ़े 11 बजे पे ले आए। तो इसलिए पूरी दुनिया में संख्या अलग है, हमारी संसद में भी बहुत अच्छी संख्या रहती है। जिसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि तर्क देना, लोगों को समझाना, कन्विंस करना, कैंपेन करना, ये सब एक राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और आज से 7-8 महीने के भीतर, उससे लंबा नहीं जा सकता, उससे पहले ही हो सकता है, देश का आम चुनाव होना है। और मुझे नहीं लगता कि हर चुनाव में दोनों पक्ष रहते हैं, लेकिन जिस तरह से देश की स्थिति आगे बढ़ रही है और देश के जनमानस में जो आक्रोश बन रहा है, उस तर्क को बना पाना, उस तर्क को समझा पाना राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भी अब कठिन नहीं है, और जो अधिवक्ता राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके लिए तो बहुत सरल है। आने वाला चुनाव मैं उसको मानता हूं कि 2 प्रमुख आधार इस चुनाव के रहेंगे। पहला रहेगा कि इस वक्त देश में व्यापक सरकार विरोधी भावना है। ये जो सरकार विरोधी भावना है, इसको चुनाव की परिभाषा में, या जिसको सेफोलॉजी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द एंटी इनकम्बेंसी मूड ऑफ द पीपल। एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के लिए घातक हो सकती है। एंटी इनकम्बेंसी वो स्थिति रहती है जिसमें कई बार स्वाभाविक रूप से विपक्ष जीत जाता है, क्योंकि सरकार को तो हारना ही है। और एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब लोगों में आक्रोश होता है। एंटी इनकम्बेंसी इज अ फिनोमिना in which the opposition wins because the government of the day loses. When does an anti-incumbency take place? An anti-incumbency takes place where people are angry, people are dissatisfied.
एंग्री पीपल थ्रो आउट अ गवर्नमेंट। जब लोगों में आक्रोश होता है तो वो सरकार बदल देते हैं। Satisfied and happy people have a comfort level with the government. जब लोग बहुत प्रसन्न और खुश होते हैं तो फिर सरकार को बरकरार रखते हैं। किसी भी राजनीतिक दल का और उसके कार्यकर्ताओं का इस एंटी इनकम्बेंसी इन्वायरमेंट में, सरकार विरोधी भावना जहां व्यापक है, उस माहौल में आपकी जिम्मेवारी क्या है? इस आक्रोश और गुस्से के कारण ढूंढिए। डिटर्मिन द कॉजेज ऑफ दिस एंगर एंड कन्विंस द पीपल दैट दिस गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मिजरी। आज तो लोग हमसे अधिक इस तर्क को स्वीकार करने को तैयार हैं। आप देश की हालत देखिए। अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी की हालत है कि जैसे लगता है कि सरकार का नियंत्रण खो गया हो। यह सरकार अर्थव्यवस्था का संचालन करने में पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। और मैंने जो कल प्रधानमंत्री जी का रवैया देखा, पूरे देश ने देखा, मुझे उम्मीद थी कि इस आर्थिक संकट में से देश को निकालने का रास्ता क्या है, देश को इसका कुछ संकेत देंगे। वो रास्ता, वो रोड मैप बनाने के स्थान पर अब अगर आप आक्रोश में आ जाओ, निराशावाद में आ जाओ, तो इसका मतलब है कि जो सकारात्मक रास्ता है इस देश की अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा करने का, वो अब आपकी सोच से बाहर हो चुका है। You have no ideas on how to revive the economy. You have run out of ideas how to revive the economy. कल तक वो चुप थे, इतने लंबे अरसे से यह संकट चल रहा है। बहुत लंबा भी चुप रहना देश के सरकार के प्रमुख के लिए बड़ा खतरनाक होता है। कहा जाता है कि साइलेंस इज गोल्डन व्हेन यू कांट थिंक ऑफ एन आंसर। चुप रहना एक हथियार बन जाता है जब आप उसका कोई उत्तर ना ढूंढ पाओ स्थिति का। लेकिन जब चुप्पी तोड़ी तो कोई रास्ता नहीं बतलाया, आक्रोश था, निराशा थी। इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर एनी कंट्री when the head of the government becomes bitter, he becomes cynical, and he is unable to suggest a positive roadmap for the country. आज हम इस स्थिति से गुजर रहे हैं। आज परिस्थिति देखिए, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कीमतें बढ़ेंगी। जो प्रगति है, जो विकास दर है, वो कम हो रही है। जब इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी कमजोर होती है तो उपभोक्ता की जेब में भी पैसा कम होता है, वो कम खरीदारी करता है, इसलिए कीमतें गिरती हैं। स्लोडाउन इज कंसिस्टेंट with fall in prices. ये पुरानी आर्थिक सोच थी।
लेकिन एक विचित्र स्थिति आती है जहां धीमापन आर्थिक स्टैग्नेशन की तरफ, स्थिरता की तरफ जा रहा है और कीमतें आसमान की तरफ जा रही हैं। तो और शास्त्रियों ने एक नए शब्द का निर्माण किया था, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन जो है ये मिलाकर स्टैगफ्लेशन। कई बार डर लगता है कि क्या हम उस स्थिति की तरफ जा रहे हैं। आपका रुपया गिर रहा है और रुपये गिरने का एक प्रत्यक्ष असर है कि जो बाहर से तेल आ रहा है कच्चा, जो खाने का तेल आता है, जो बिजली घर चलाने के लिए कोयला आता है, और कई चीज आती है। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है सारा विदेश से आता है। आज तो व्हाइट गुड्स भी बाहर से आ रहे हैं। हर एक की कीमत बढ़ेगी। अगर 30-35%, 45 रुपए से शुरू होते होते 65 की दर को पार करता है रुपया, तो यह परिस्थिति आएगी कि हर चीज महंगी होगी। यू आर देन इंपोर्टिंग इन्फ्लेशन इनटू द कंट्री। यहां स्थानीय मूल्य वृद्धि भी है और आप विदेश से भी जो सामान आ रहा है महंगा आ रहा है, तो इसलिए इन्फ्लेशन बाहर से भी आ रहा है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था की है। और अगर ग्रोथ रेट कम हो गए, कल जो आंकड़े आए हैं चिंता का विषय है, तो रोजगार भी गिरेगा। और जिस देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है वहां रोजगार का गिरना गंभीर विषय है। सरकार का राजस्व भी गिरेगा। राजस्व गिरेगा तो जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे सामाजिक क्षेत्र की, समाज कल्याण की, उन पे खर्च करने के लिए सरकार की जेब में पैसा भी कम होगा। और यह स्थिति धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों से बन रही है। पूरी दुनिया चिंता लगा रही थी कितने वर्षों से कि नीतिगत निर्माण में लकवा मार चुका है, पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका है। ये 4-5 साल से दुनिया चेतावनी दे रही थी। लेकिन जो खर्चा करना है वो अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए नहीं करना, वो वोट बैंक बनाने के लिए करना है। और आज परिस्थिति यह है कि ना वोट बैंक बनेगा और अर्थव्यवस्था भी टूटेगी। और जब कोई तर्क ना हो तो क्रोध उस एक तर्क होता है। आप सब वकील हैं, मैंने एक कहावत सुनी है जो कहा जाता था कि जब आप मुकदमा, व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग अ केस, if you are strong on facts, you must always bang the facts. If you are strong on law, you must bang the law. But if you are weak on both, you bang the table. तो कल जो मैंने देखा वो यही स्थिति थी। यह अर्थव्यवस्था की स्थिति है। देश की सुरक्षा की परिस्थिति देखिए। इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसका हमारे संयोजक राघवेंद्र जी अभी जिक्र कर रहे थे, उसका अगर एकमात्र खतरा है तो हमारी सोच में है कि सुरक्षा को सुरक्षा के कारणों के साथ जोड़ना है या वोट बैंक के साथ जोड़ना है।
यह शर्म का विषय था कि एक आतंकवादी पकड़ा जाए और उसको पकड़ने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो प्रयत्न और प्रयास किए होंगे, जो नेटवर्क बनाया होगा, वो काबिले तारीफ है। वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट आवर सिक्योरिटी एजेंसीज फॉर दिस। जब हमारी सुरक्षा एजेंसीज पकड़ती हैं और खास तौर से इंटेलिजेंस एजेंसीज पकड़ती हैं, आप सब लोग क्रिमिनल लॉ जानते हो, वो नियंत्रण कर सकती हैं, मॉनिटरिंग कर सकती हैं, वो खुफिया खबरें पता कर सकती हैं, वो इंटेलिजेंस कलेक्शन कर सकती हैं, वो ट्रेस आउट कर सकती हैं, वो इंटरसेप्ट कर सकती हैं। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ के पावर हैं वो तो पुलिस के पास है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास नहीं है। और जब किसी को पकड़ लें और राज्य और केंद्र का यह रिश्ता होता है कि राज्य की पुलिस को आकर कहें कि इसको पकड़ो, यह व्यक्ति हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो राज्य की पुलिस उससे अपने हाथ धोना चाहे। हमने एक कुख्यात आतंकवादी को पकड़ लिया तो हमारे जो शासक दल है उसकी वोट बैंक की राजनीति खराब हो जाएगी। आज तक हम इस देश के संघीय ढांचे की बात करते हैं तो राज्यों को लगता है कि केंद्र से करतरा है, लेकिन राज्यों को भी अपनी जिम्मेवारी सोचनी पड़ेगी। और कोई राज्य की पुलिस अपनी इस जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि यह देश पहले है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। और मैं तो चाहूंगा कि यह जो घटना हुई है रक्सौल और नेपाल की सीमा पर, इसके सारे तथ्य देश के सामने आने चाहिए कि किसने अपनी जिम्मेवारी निभाई और उस आतंकवादी को पकड़ा और किसने अपनी जिम्मेवारी निभाने से इनकार कर दिया। और यह परिस्थिति बहुत अधिक है। कितने सालों से हम सुन रहे हैं, 5 साल से अधिक हो गए, कि बाटला हाउस की घटना फर्जी थी। न्यायपालिका का फैसला आ गया। कई बार प्रयास होता है कि आप अलगाववादी के साथ खड़े हो जाएं, आतंकवादी के साथ खड़े हो जाएं, तो क्या करेगा, समाज आपके खिलाफ हो जाएगा, लेकिन एक वोट बैंक की राजनीति करने में आपको लाभ मिलेगा। पोटा को इसीलिए समाप्त किया गया। इसका किसी जाति, किसी धर्म से ऊपर उठकर, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर, ये देश और इस देश को बचाना, इसकी सुरक्षा को बचाना मेरे लिए प्राथमिकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का अटूट विश्वास है। और इसलिए एक राष्ट्रवादी दल होने के नाते सुरक्षा के जितने विषय हैं, और इसमें अगर हम अलग थलग भी पड़ जाएं तो वो भी हमें मंजूर है, क्योंकि आम जनता का जनमानस हमारे साथ होगा, हमारे खिलाफ नहीं होगा। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा विषय है। मुझे याद है कि जब इस देश में लाइसेंस राज समाप्त हुआ था तो मुझे लगता था कई बार कि लाइसेंस राज समाप्त हो गया तो शायद भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। भ्रष्टाचार थोड़ा सा अलग क्षेत्र में चला गया।
आज जमीन, लैंड, माइनिंग, प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन, अल्कोहल, government contracts, distribution of natural resources और भ्रष्टाचार का पूरे हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा है। मुझे अभी तक उत्तर नहीं मिला। ये जो आज रुपया गिर रहा है, अर्थशास्त्र में कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट अपसेट हो गया। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? कि जो विदेशी मुद्रा हम लोग कमाते हैं वो कम है जो विदेशी मुद्रा हम खर्च करते हैं उसकी तुलना में। वी आर स्पेंडिंग मोर फॉरेन एक्सचेंज देन व्हाट वी आर अर्निंग। दैट इज व्हाई द करंट अकाउंट डेफिसिट टेक्स प्लेस। अब हम कैसे कमा सकते हैं? हम एफडीआई के माध्यम से कमा सकते हैं। जब अर्थव्यवस्था में एफिशिएंसी नहीं रहेगी, प्रॉफिट नहीं रहेगा, तो लोग एफडीआई कम भेजेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की तरफ से कमा सकते हैं, एफआईआई, पर वो टेम्परेरी होता है। जैसे हाल में ही आया कि अमेरिका का फेड रिजर्व कुछ कदम लेने वाला है और यूएस इकोनॉमी का रिवाइवल हो रहा है, तो जो एफआईआई का पैसा होता है उसको हॉट मनी कहते हैं। वो तुरंत भाग जाता है कि अब भारत की बजाय अमेरिका में लगाएंगे तो लाभ होगा। इट्स अ इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी कमिटमेंट। उसके बाद जब आप बाहर से पैसा उधार पे लाते हो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, उसमें ब्याज दर बहुत होती है। इसके अलावा आपके पास केवल दो तरीके बचे, यहाँ एक्सपोर्ट अर्निंग्स, यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज की रिमिटेंस आती है, जो भारतीय मूल के लोग बाहर हैं इस देश में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। अब खर्चा है, कच्चा तेल आना है, खाने का तेल आना है। कोयले पे $20 बिलियन आ रहा है। चलिए कच्चा तेल कम है, खाने का तेल कम है, एडिबल ऑयल कम है, लेकिन कोयले के तो भरपूर भंडार हैं इस देश में। कोयला बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं $20 बिलियन? कोयला इसलिए बाहर से मंगवा रहे हैं कि पिछले 6 साल में हमने आवंटन में भ्रष्टाचार किया सरकार ने, और उस भ्रष्टाचार की वजह से आज कोयले की खानें ठप पड़ी हैं। कारखानों में बिजली नहीं बनेगी, इसलिए कोयला बाहर से आता है। जब मैंने एक्सपोर्ट अर्निंग कहा, एक साधन था आयरन ओर, विशेष रूप से जो बहुत पाउडर की तरह आयरन ओर फाइन्स होती हैं, $10-12 बिलियन उससे कमाते थे हम। भ्रष्टाचार की वजह से कोर्ट ने उस पर रोक लगाई हुई है। हमारे डेफिसिट का, करंट अकाउंट डेफिसिट का आधा हिस्सा केवल भ्रष्टाचार की वजह से, ये जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, इन दो आइटम्स की वजह से। और आप संख्या देखिए, 1,76,000 करोड़ 2G में, 1,85,000 करोड़ कोयला खदानों में। आप ये मानकर चलिए कि इस बार आक्रोश इतना है कि जिसको मैं सरकार विरोधी भावना, एंटी इनकम्बेंसी कह रहा हूं, उसके मुद्दे बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वी हैव रेडीमेड इश्यूज। एक दूसरा विषय भी है जो इस चुनाव को प्रभावित करेगा, और वो विषय है नेतृत्व का। ये सरकार नेतृत्वहीन हो चुकी है। देयर इज नो इफेक्टिव लीडरशिप इन द यूपीए। और क्योंकि नेतृत्वहीन हो चुकी है, और इस नेतृत्वहीनता की वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि आप नेतृत्व दीजिए देश को। और मैं तो कई बार लिख भी चुका हूं और स्पष्ट रूप से बोलता हूं
कि जैसे ही हमारे नेतृत्व की घोषणा होती है, ये संभावना मान लीजिए कि ये हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो पार्टी सिस्टम पे चुनाव होता है, लेकिन इतिहास में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी कुछ हद तक प्रेसिडेंशियल नेचर का चुनाव बढ़ जाता है, विशेष रूप से जब नेता का आकर्षण बहुत हो। अटल जी के समय हुआ, इंदिरा जी के समय होता था, जवाहरलाल जी के समय होता था। और अगर ये चुनाव एक एंटी इनकम्बेंसी चुनाव बन गया और लीडरशिप पे रेफरेंडम हो गया, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं पाएगी। हम स्वयं हिट विकेट ना हो। क्रिकेट के खेल में मैं शौकीन हूं, इसलिए दूसरा कई बार आपको आउट नहीं कर सकता, आप खुद अपनी विकेट गिरा देते हैं, उसको हिट विकेट कहते हैं। वो एक ही तरीका है इसको फिर हारने का। जितने हमारे सेल हैं, जितने स्टेट यूनिट हैं, जितने मोर्चे हैं, हम सब इसकी तैयारी में अब लग जाएं। 2 लगातार चुनाव हम हारे हैं और ये जो स्थिति का निर्माण हो रहा है, ये अपनी राजनीति के बिल्कुल अनुकूल है। कुछ सुधार भी करने हैं। हो सकता है कि कुछ 1-2 राज्यों में कहीं गठबंधन हो सकता है, कहीं कुछ लोगों को साथ लेना पड़े। वो स्वाभाविक है, जो लोग उसके प्रमुख हैं वो इसको करेंगे। चुनाव से पहले कोई विवाद नहीं करने। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं, राघवेंद्र जी की कई समस्याएं हैं पार्टी में। मैं कहता हूं एक समस्या यह है, वी हैव टू मेनी स्पोक्समैन नाउ। हमने ऑथराइज स्पोक्समैन बनाए हुए हैं, अनऑथराइज भी बहुत पैदा हो गए हैं, और हमारे मीडिया के मित्र अनऑथराइज्ड वालों को ज्यादा ढूंढते हैं। उस दिन एक सज्जन टेलीविजन पे आ रहे थे कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, और हर चैनल पे जाकर उल्ट-पुल्ट बोल रहे हैं। हमने अनुराग ठाकुर जी से पूछा, उन्होंने कहा हम पहचानते नहीं। उन्होंने एक स्टेट यूनिट से बात की, उन्होंने कहा हम पहचानते नहीं कौन है। अभी तक हम अपने उस प्रवक्ता को ट्रेस आउट ही नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि हम सब की जिम्मेवारी है कि राजनीति में जिसको जो जिम्मेवारी मिली है वो उस जिम्मेवारी को निभाए। वी हैव सम ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ स्पोक्सपर्सन्स, और जो अच्छा काम करते हैं उनके ऊपर हम विश्वास करें, उनकी जिम्मेवारी को हम छीनने का प्रयास ना करें। इससे अपने आप हर व्यक्ति को जो जिम्मेवारी मिली है वो काम करेगा, और कई बार अनावश्यक विवाद जो हम पैदा कर देते हैं उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब तो कुछ महीनों की बात है, और इसलिए आप राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं और अधिवक्ता भी हैं, इसलिए तर्क देने की क्षमता आप सब में सबसे अधिक है। कई बार कमजोर केस आ जाए तो जीतना बड़ा कठिन होता है। इस बार तो केस भी आपको बहुत मजबूत मिला है, और इसलिए निश्चित रूप से उसको आप जिता कर लाएंगे, यही मेरी आप सबसे अपेक्षा है। और आप सबका और माननीय राघवेंद्र जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आपकी इस कार्यसमिति बैठक के लिए मेरी सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।